आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th हिंदी गद्य खंड का अध्याय 15, जिसका नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन। और इस कहानी के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने यह लेख एक विचारात्मक लेख के रूप में लिखा है। जी हाँ, विचारात्मक लेख। विचारात्मक लेख क्या होता है? जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है, अपने विचारों को लिखता है। तो इसी तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इस कहानी में अपने विचारों को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किन विचारों को प्रकट किया है इस चैप्टर में। हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कहानी के माध्यम से समाज में फैली उन सभी रूढ़ियों परंपराओं का विरोध किया है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ और समाज के विघटन का कारण मानती हैं। जी हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने समाज में जो भी पुरानी परंपराएं हैं, समाज की जो भी बुराइयां हैं, उनका विरोध किया है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ और समाज के विघटन का कारण मानती हैं। और सबसे पहली बार यह लेख सितंबर 1914 की सरस्वती में प्रकाशित किया गया था, परंतु उस वक्त इसका नाम स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन नहीं था। उस वक्त इस कहानी का नाम पढ़े लिखों का पंडिताय था, परंतु बाद में महिला मोद नामक पुस्तक में लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नाम बदल दिया और रखा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन। तो इसके बाद लेखक बताते हैं कि हमारे समाज की जो भी परंपराएं हैं, जो भी सड़ी गली परंपराएं हैं, उनको जियो के तियो जैसी हैं वैसे ही हमें नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि से, अपने विवेक इस्तेमाल करके सिर्फ हमें उन्हीं चीज़ों को अपनाना चाहिए जो योग्य हैं। जी हाँ, जो बातें अच्छी हैं, जिससे हमारा विकास होगा, ना कि उन बातों को जिससे हमारे अंदर बुराई पैदा होगी। तो हमें सिर्फ उन्हीं बातों को अपनाना चाहिए जो अच्छी हैं। आगे लेखक बताते हैं कि समाज में एक अलग पहचान बनाने के लिए अनेक स्त्री और पुरुषों ने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया। जी हाँ, स्त्री शिक्षा को अपने समाज में विकसित करने के लिए अनेक स्त्री और पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया है स्त्री शिक्षा के लिए। जैसे कि आप नाम भी जानते होंगे, सावित्रीबाई फुले और पंडिता रमाबाई। ये दोनों ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया था। इन्हें बहुत ज़्यादा यातना झेलनी पड़ी थी स्त्री शिक्षा को समाज में लाने के लिए। और आगे लेखक बताते हैं कि आजकल स्त्रियां पुरुषों से आगे निकल रही हैं, पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और आज का जो हमारा समाज है, नव जागरण, हमारा देश है नव जागरण, नई नई प्रगति कर रहा है। तो इसमें तो महिलाओं की और ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अनेक दिशाओं में भी महिलाओं को प्रगति करनी चाहिए। और ये बात सही है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ महिलाएं अन्य दिशाओं में भी प्रगति कर रही हैं। आगे लेखक दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग, जी हाँ पढ़े लिखे लोग, जैसे कि अध्यापक, साहित्यकार, विद्वान ही स्त्री शिक्षा को व्यर्थ मानते हैं। बल्कि उन्हें तो लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि स्त्री शिक्षा सही है, स्त्रियों को भी पढ़ने का मौका देना चाहिए। परंतु वही लोग स्त्री शिक्षा को व्यर्थ और घर के सुख शांति के विनाश का कारण मानते हैं। जो उन्होंने कहा है उसको सही साबित करने के लिए तर्क देते हैं कि अगर शकुंतला पढ़ी लिखी ना होती तो वह अपने पति को कटुवचन नहीं बोलती। जी हाँ, शकुंतला ने अपने पति को कटुवचन बोले थे। तो इसीलिए वो लेखक के जो साहित्यकार हैं, अध्यापक हैं और विद्वान हैं, वो कहते हैं कि अगर शकुंतला पढ़ी लिखी ना होती तो वह अपने पति को कटुवचन नहीं बोलती। नाटक, जो पुराने नाटक थे उनमें भी वो कहते हैं कि यही बताया गया था कि स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। कोई भी पुराने ज़माने की स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी। अब उस वक्त शिक्षा नहीं थी, उस वक्त गलत मानते थे लोग स्त्री शिक्षा को, इसीलिए तो उस वक्त शिक्षा नहीं थी। अगर स्त्री शिक्षा को उस वक्त सही मानते तो शायद उस वक्त स्त्री शिक्षा होती। तो वह लोग कहते हैं जो कि स्त्री शिक्षा के विरोध में है, वह लोग कहते हैं कि स्त्री शिक्षा गलत है। पुराण जो हैं, हमारे जो साहित्य हैं पुराने, उनमें कहीं पर भी स्त्रियों की शिक्षा को मान्यता नहीं दी गई। परंतु लेखक कहते हैं कि हमारी प्राकृत भाषा, जी हाँ, उस वक्त जो आम बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत थी।
और जो भी प्राकृत बोलता था उसे अनपढ़ समझा जाता था। परंतु लेखक कहते हैं कि ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। अब आम बोलचाल भाषा को हम अनपढ़ों की भाषा तो नहीं कह सकते ना। अब हम हिंदी बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, बंगला बोल रहे हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे तो हैं ना हम। अब आम बोलचाल की भाषा तो आम बोलचाल की भाषा होती है, हम कम्युनिकेशन लैंग्वेज तो हम बोल नहीं सकते ना इस तरह से। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि उस वक्त की प्राकृत भाषा को हमें अनपढ़ों की भाषा नहीं कहना चाहिए। जो लोग विद्वान थे, जो पढ़े लिखे थे, सिर्फ वही लोग संस्कृत का इस्तेमाल करते थे, जी हाँ, संस्कृत भाषा को बोला करते थे। और जो आम नागरिक थे वो सिर्फ प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। आगे लेखक बताते हैं कि जो संस्कृत भाषा बोलने वाले थे उस वक्त उनकी संख्या बहुत कम थी। जी हाँ, जैसे अभी हमारे देश में इंग्लिश बोलने वालों की संख्या ज़्यादा नहीं है, फिर भी इतनी तो है कि बहुत लोग बोलते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा नहीं है। पर उस वक्त उस जो समय था वहाँ उस वक्त संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग सिर्फ गिने चुने थे, बाकी सब लोग अन्य भाषाओं का प्रयोग करते थे और ज़्यादा लोग प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। अब उस वक्त ना तो विद्यालय होते थे और ना ही महाविद्यालय, तो शिक्षा ग्रहण करने का कोई भी अच्छा साधन नहीं था उस वक्त, इसीलिए उस वक्त के लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाते थे। परंतु अब ऐसा नहीं है। और लेखक आगे कहते हैं कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उनकी पत्नियां और बेटियां बड़े बड़े विद्वानों को तर्क देकर हरा दिया करती थी। अब उस वक्त स्त्री शिक्षा पाप होता तो वह स्त्रियां क्यों उन विद्वानों से मुकाबला करती? अगर पाप होता तो वह मुकाबला क्यों करती? लेखक इसी बात पर व्यंग करते हैं कि अगर ये गलत है तो जो ऋषि मुनियों की पत्नियां और बेटियां हैं उनका मुकाबला करने से भी तो गलत ही अर्थ निकलता है, परंतु ऐसा तो नहीं है। वह लोग उस बात को सही मानते हैं कि वह मुकाबला करती, परंतु अब कहते हैं कि स्त्री शिक्षा गलत है। तो लेखक इसी बात पर कहते हैं कि ये हमें सोचना चाहिए, या तो हम यहाँ गलत हैं या वहाँ गलत हैं, एक जगह तो हम गलत हैं ही, दोनों जगह तो हम सही हो नहीं सकते। तो आगे लेखक बताते हैं कि शकुंतला का अपने पति को कटुवचन बोलना स्वाभाविक था। जी हाँ, अगर किसी पत्नी का पति उसे बुरा भला कहता है, उसके साथ मारपीट करता है, तो वह उसे क्या कटुवचन भी नहीं बोल सकती? तो यही लेखक कहते हैं कि शकुंतला का अपने पति को कटुवचन बोलना स्वाभाविक था। वो उसका स्वभाव था कि उसके ऊपर जो पीड़ा बीती, जो पीड़ा हुई उसको, उसी के बाद में उसने अपने पति को कटुवचन बोले। अब लेखक कहते हैं कि सीता माता जो थी, श्री राम की पत्नी थी सीता माता, उन्होंने भी तो अपने पति को कटुवचन बोले थे, परंतु वह तो बहुत बड़े विद्वान की पुत्री थी। जी हाँ, जिन्होंने बड़े बड़े साहित्य पढ़े थे, वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, तो उन्होंने भी तो श्री राम को कटुवचन बोले थे। उन्होंने आर्यपुत्र नाथ ना कहकर उन्हें सिर्फ राजा शब्द से संबोधित किया था, और उनके भाई लक्ष्मण को ये सारी बातें बोली थी श्री राम के बारे में। तो अब इसका मतलब यह तो नहीं कि उनको भी हम अनपढ़ कहते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, और इतने पढ़े लिखे पिता की बेटी थी, वो इतने पढ़े लिखे पिता की पुत्री थी वो, तो उन्हें तो हम किसी ने अनपढ़ नहीं कहा। फिर शकुंतला को यहाँ अनपढ़ क्यों कहा गया? सीता माता में और शकुंतला में कोई फर्क तो है नहीं, दोनों ने ही अपने पति को कटुवचन बोले हैं, परंतु फिर सिर्फ शकुंतला को ही अनपढ़ों की संज्ञा क्यों दी गई? कि अगर वह अनपढ़ होती तो शायद वह कटुवचन नहीं बोलती। यहाँ पे सीता माता को तो नहीं बोला गया ना। तो इसी तरह लेखक कहते हैं कि हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या दूसरों को बता रहे हैं। लेखक कहते हैं कि अगर स्त्री शिक्षा व्यर्थ है तो फिर पुरुष शिक्षा क्या है? जी हाँ, लेखक कहते हैं कि पुरुष शिक्षा क्या है? ये पुरुष पढ़ लिख कर जो गलत काम करता है, जो अनर्थ करता है, तो उसके लिए तो जो भी शिक्षा के केंद्र हैं, जो भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। परंतु ऐसा कोई व्यंग कहता ही नहीं है, ऐसा तर्क किसी ने आज तक दिया ही नहीं कि पुरुष भी तो गलत काम करते हैं पढ़ लिख कर, तो उनके शिक्षा संस्थानों को बंद कर देना चाहिए। आपने सुना है कभी भी ऐसा बोलते हुए कि पुरुष पढ़ लिख कर गलत काम कर रहे हैं, अपनी शिक्षा को डुबो रहे हैं, अपनी शिक्षा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके जो पढ़ाई लिखाई के संस्थान है, जो जहाँ पे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए। कभी सुना है आपने? नहीं सुना। परंतु स्त्रियों के बारे में आपने ऐसे कई तर्क सुने होंगे। जी हाँ, तो लेखक कहते हैं कि अगर स्त्री का पढ़ना अनर्थ है तो पुरुष जो पढ़ लिख कर अपनी घर की स्त्री के साथ मारपीट करता है, उसे बुरी बातें बोलता है, तो क्या पुरुष की पढ़ाई का यही अर्थ है? क्या शिक्षा का यही अर्थ रह गया है कि
कि पुरुष पढ़ लिख कर अपने घर के इस तरीके से बुरा बर्ताव करे? क्या यही है असली शिक्षा का? असली शिक्षा ये नहीं होता। शिक्षा से पढ़ाई लिखाई नहीं है, बल्कि शिक्षा ऐसी चीज़ है जो हमें अपने जीवन का सही लक्ष्य दिखाती है, सही अर्थ बताती है कि हम इस दुनिया में आए हैं, हमें एक जीवन मिला है तो हमें इसका सदुपयोग भी करना चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। शिक्षा से पढ़ाई लिखाई से नहीं नापी जाती, बल्कि अन्य चीज़ों से भी शिक्षा का अर्थ निकलता है। शिक्षा में से पढ़ाई लिखाई नहीं समझाती, नहीं सिखाती, बल्कि हमारे जीवन जीने का सही तरीका, दूसरों से बात करने का, अपने व्यवहार का, सही रहने का तरीका बताती है। और लेखक यही कहते हैं कि अगर हमें लगता है कि स्त्री शिक्षा गलत है तो हमें स्त्री शिक्षा को बंद नहीं कर देना चाहिए, बल्कि वो चीज़ जहाँ पे हमें लगता है कि स्त्री शिक्षा इस जगह गलत है वहाँ पर संशोधन करना चाहिए, उसमें बदलाव लाना चाहिए और कोई नया तरीका ढूंढना चाहिए कि स्त्रियों को किस तरह से, किस तरीके से शिक्षा दी जाए। यही लेखक कहते हैं कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए, ना कि इस बारे में कि हमें स्त्रियों को घर बैठा देना चाहिए, उन्हें पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। उनके पढ़ाने लिखाने से घर की सुख शांति भंग होती है, समाज का विघटन होता है, शिक्षा व्यर्थ है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने पढ़ाई लिखाई के तरीके में बदलाव करना चाहिए, जिससे स्त्रियों को उचित शिक्षा प्रदान हो, ना कि उन्हें घर बैठाकर उनके भविष्य को बर्बाद करना चाहिए। तो लेखक यही उद्देश्य प्रकट करते हैं कि हमें स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए, औरों को भी जागरूक करना चाहिए। और जो लोग स्त्री शिक्षा को अनर्थ मानते हैं, वे लोग समाज की सबसे बड़ी बुराई हैं। उन लोगों को दंड देना चाहिए इस बारे में कि वह स्त्री शिक्षा का विरोध कर रहे हैं। इस बारे में उनको कड़ा दंड देना चाहिए। इससे उन्हें सबक मिले कि स्त्री शिक्षा व्यर्थ नहीं है, स्त्री शिक्षा का अर्थ है स्त्रियां भी कुछ कर सकती हैं, समाज में पुरुष से कंधा मिलाकर चल सकती हैं, बल्कि पुरुषों से भी आगे निकल सकती हैं। आप देख रहे हैं आज के नवजागरण काल में स्त्रियां पुरुषों से कितने आगे निकल गई हैं। हर क्षेत्र में, हर जगह आपको स्त्रियां नजर आएंगी। एरोप्लेन चलाते में कल्पना चावला के बारे में आपने सुना ही होगा, अंतरिक्ष तक पहुंच गई, वे इतना आगे निकल गई, जबकि कोई पुरुष नहीं पहुंच पाया अंतरिक्ष तक, लेकिन वो एक महिला होकर अंतरिक्ष तक पहुंच गई। आई होप आप समझे होंगे स्त्री शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है आज के हमारे समाज के लिए, आज के दौर के लिए, आज का हमारा नव जागरण काल है, प्रगतिशील देश के लिए स्त्री शिक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप लेखक का उद्देश्य भी बिल्कुल समझ गए होंगे कि लेखक क्या कहना चाहते हैं और लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं। इससे हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। और इससे पहले के चैप्टर्स जो हैं वो भी बाकी की वीडियो में कवर हो चुके हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन चैप्टर्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर चैप्टर हमें एक नई सीख दे के जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।